नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे इकाई 6 उपन्यास और इकाई 6 देख रहे थे। और आज से जो है इकाई 10 भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लगभग 3 महीने का यानी 90 दिन का समय है। और इसमें इकाई 6 और इकाई 10 में काफ़ी बड़ी बड़ी रचनाएं लगी हुई हैं। इकाई 6 में हम उपन्यास जो है इसमें परीक्षा गुरु उपन्यास लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ना हो चुका है। और अब जो है तमस उपन्यास प्रारंभ है। और इसके साथ ही हमने इकाई 10 भी आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इकाई 10 में भी हमने माटी की मूर्तें देखे हैं लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति। और उसके बाद एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की जो है वह भी हमने देखी है। और आज से जो है यह हम अरे याया और रहेगा याद यह प्रारंभ कर रहे हैं। यह जो आगे का यात्रा वर्तनांत है यह हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो यह हम प्रारंभ करते हैं। यात्रा संस्मरण है, मैंने यात्रा वर्तांत कहा लेकिन यात्रा संस्करण है, याद रखिए। अरे याया और रहेगा याद यह आगे का यात्रा संस्करण है, याद रखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिलान करने में आ सकता है। आगे का पूरा नाम एक बार देखते हैं। वैसे सभी को पता है लेकिन फिर भी आगे का पूरा नाम जो है वह है सच्चानंद हीरानंद वात्सेन आगे। और आगे का जन्म जो है वह 1911 में होता है। आगे का जन्म 1911 में होता है। और यह जो है यह तार सप्तक के संपादक है, याद रखिए। ये हम भूमिका से प्रारंभ करते हैं इससे, क्योंकि आजकल भूमिका से भी प्रश्न बन रहे हैं। इस पुस्तक का यह 5वां संस्करण दूसरे संवर्धित संस्करण का पुनर्मुद्रण है। या तो हर नया संस्करण लेखक के लिए असंतोष का विषय हो सकता है। यानी हर एक नया संस्करण जो है किताब का ये लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है। पर आर्य या और रहेगा याद कि बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो वह मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशाटन ये महत्वपूर्ण है। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। किसकी? देशाटन की या भ्रमण की जो है उसके मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योगदान दे, यह उसकी वास्तविक सफलता हो सकती है। अपने यात्रा संस्करणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टकटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दे, जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। ये लेखक यानी स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, लेखक यानी आगे, याद रखिए। ये आगे ने लिखा हुआ है। तो किस ये इसकी भूमिका किसने लिखी है ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये पूछिए। तो यहाँ पर जो है दूसरे संस्करण की भूमिका में स्वयं आगे क्या कहते हैं यह भी हम यहाँ पर देखेंगे। किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग लेखक के लिए एक प्रीतिकर आश्चर्य का विषय होता है। यानी किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग एक लेखक के लिए प्रीतिकर आश्चर्य हो सकता है, याद रखिए। आश्चर्य का ये हो सकता है क्षण। लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस भी होता है। क्या पुस्तक पुरानी हो गई है? यानी एक नए संस्करण की मांग हो रही है तो ऐसा लगता है क्या पुस्तक पुराना हो गया है यह? क्या संशोधन अथवा संवर्धन से उसे नया किया जा सकता है? क्या यह नयापन हर लेख अथवा अध्याय का संशोधन मांगता है, या एक परिशिष्ट और पाद टिप्पणियों से ही यह काम सिद्ध हो सकता है? अभी आर्य यायावर रहेगा याद कुछ वर्षों से अनुपलब्ध थी। यानी वह अनुपलब्ध थी, उसकी उपलब्धता नहीं थी। पुनर्मुद्रणों के बारे में स्वयं कुछ यूं भी उदासीन रहता हूँ, और कुछ नए नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बनता। लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न सामने आ गए, क्योंकि वो पुनर्संवर्धित करना या पुनर्मुद्रित करना
प्रस्तुत पुस्तक के यात्रा संस्करणों में स्थानों का जो ब्यौरा है, कुछ तो वह पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था। यानी जो भी स्थान आए हैं इस यात्रा संस्करण में, ये पहले से ही पहले संस्करण के छपा था, तभी वह पुराने हो गए थे। कुछ यात्राएं पिछले महायुद्ध के पहले की थी। पुस्तकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ। यानी ये स्वाधीनता प्राप्ति से पहले ही कुछ लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन जो है वह स्वाधीनता प्राप्ति के हुआ, याद रखिए, यानी स्वतंत्रता के बाद हुआ, याद रखिए। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले ही लेख परशुराम से तुर्खम में वर्णित यात्रा पथ का एक बड़ा भाग देश से कट गया था और देश की मर्यादा रेखा खबर पार कर से सिकुड़ कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई थी। एक बड़े भूकंप के कारण वह पहाड़ ही धंस गया था, जो ब्रह्मपुत्र का अवर्त बनाकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इसी तरह की कुछ और बातें भी हुई थी, जिनका उल्लेख पहले संस्करण में जोड़ दिया गया था, लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई है। पूर्वी आंचल में प्रशासनिक पुनर्संगठन से कई नए प्रदेश बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागादेश को ही नागालैंड कहते, याद रखिए। मिजोरम, हिमालय में नई सड़कों का जाल बिछा गया है और किसी ज़माने की मौत की घाटी अब पक्की सड़क के कारण साधारण सैरगाह बन गई है। यानी मौत की घाटी अब किसके कारण साधारण सैरगाह यानी साधारण पर्यटन बन गई है सभी के लिए, तो पक्की सड़क के कारण, याद रखिए। और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में, यानी आगे एक वैज्ञानिक भी थे, याद रखिए। और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में जब उस अभियान का संस्मरण करता हूँ जिसका मैं एक सदस्य था, तब शोध के तत्कालीन उपकरणों पर हंसने को मन होता है। कहाँ कहाँ कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए हमारा तोता पिंजरा, विद्युदर्शक और हमारी किरमिच की नाव, और कहाँ आज के अंतरिक्ष यान और माप का विश्लेषण भी करने वाले स्वचालित यंत्र। लेकिन स्पष्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। यानी जो आर्य यायावर रहेगा याद जैसी जो यात्रा संस्करण है, वह केवल भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। यानी कुछ कुछ भौगोलिक जानकारी के लिए या प्रादेशिक जानकारी के लिए जो संस्करण होता है वह नहीं पढ़ा जाएगा। कौन सा? आर्य यायावर रहेगा याद। ऐसे यात्रा संस्करण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे जाते। यानी ऐसे संस्करण या यात्रा वृत्तांत जो है वह टूरिस्ट गाइड के लिए, यानी जो गाइड्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, घूमने वाले थे, उसके लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है। यानी जो संस्करण कोई लेखक लिखता है तो उसके खुद के अनुभव के आधार पर लिखता है, खुद का ब्यौरा होता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का या सांस्कृतिक स्थिति का नहीं होता। और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी, यानी जितना बाहर का वर्णन होता है उतना ही उस लेखक के अंतर्मन का भी वर्णन दिखाई देता है। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंधित होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। यानी ये यात्रा का विस्तार जो है, यानी वो यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार, यानी किसी यात्रा वर्तान का जो वर्णन है वो भौगोलिक विस्तार से संबंधित होता है, ज़्यादा होता है, उतना ही वो मानसिक भौगोलिक से भी गहरा होता जाता है। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यानी टूरिस्ट गाइड किस कार्य, यानी जो मार्गदर्शक होता है वहाँ पर किसी प्लेस पर, तो उसके सहारे जो है अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्करण के सहारे प्रत्येक पाठकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही। यानी जितनी लेखक की यात्रा रही उतनी ही पाठक की यात्रा होती है। और प्रत्येक के लिए संस्करण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्करणों की रोचकता का आधार हो सकता है। और मुझे आशा है कि तथ्य की दृष्टि से कुछ पुराने पड़ गए इन लेखों की यात्राएं अभी भी रोचक होगी और उन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस यात्रा करेगा उनमें लेखक का सहयात्रित्व उसे प्रीतिकर लगेगा।
पहले संस्करण में चित्र कहीं नहीं थे, यानी पहले संस्करण में क्या नहीं था, तो पहले संस्करण में चित्र कहीं नहीं थे, चित्र कहीं अधिक नहीं थे, अधिक चित्र नहीं थे पहले संस्करण में, याद रखिए। कागज और छपाई की तत्कालीन स्थिति में ही वह संभव था, पर चित्रों की छपाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। तब आशा की थी कि नए संस्करण में इसका सुधार हो जाएगा, लेकिन उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुंच के बाहर हो गए हैं। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज की स्थिति के कारण चित्र कम भी करने पड़े हैं। फलतः इस संस्करण में में कम है चित्र और स्केच संख्या कम है, और बाद की यात्राओं के भी है, लेकिन प्रयत्न किया गया है कि चित्र अच्छे हो और छपाई भी पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक हो। अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया, यानी अंत में एक नया लेख जोड़ा गया इसमें। उसका नाम था सागर सेवियत मेखलित। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य यायावर रहेगा याद में एक नया लेख किस शीर्षक से एक नया लेख जोड़ा गया है और उसका शीर्षक क्या था, तो याद रखिए सागर सेवियत मेखलित, यह उसका नाम था, याद रखिए। अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया, सागर सेवियत मेखलित। जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ था, तभी से आकांक्षा थी कि पूरे देश को पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक देखूं। यानी जब जब से लेखक ने यात्रा करना प्रारंभ किया है, और लेखक की एक इच्छा थी कि पूरे देश को, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक देखूं। परशुराम से तुर्खम की यात्रा से पूर्व और पश्चिम के गुलाबे तो मिला लिए थे, पर उत्तर दक्षिण के छोर मिलने की आकांक्षा को और प्रेरणा मिली थी। अंत वह यात्रा भी हो गई और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे दिया सकता है जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। और उसमें भी मनोरंजक प्रसंगों की कमी नहीं थी, लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेख के लिए उतना स्थान नहीं है। इसलिए लेख ने पूरे यात्रा वृत्तांत का स्वरूप नहीं लिया, केवल एक चौखट प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्करणों में वृत्तांत बहुत प्रस्तुत करने का ढंग नया भी है, यानी यात्रा संस्करणों में जो वृत्तांत प्रस्तुत करने का ढंग है वह नया भी है और बहुत पुराना भी। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानेपन दोनों होंगे, और स्वयं मेरे लिए भी यह पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि है। तीर्थ यात्रा की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी की विस्मय भावना लेती है। पाठक इसे अपने अद्यतन पूर्वग्रह का आरोप न कर सकता, न कर माने तो कहूँ कि आज मैं आराम कुर्सी में बैठे बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई नई कर सकता हूँ। से पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराए जाकर भूगोल के आयाम में ही नई इतिहास के आयामों में भी अग्रसर करती है। देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती, यानी केवल देश को ही नहीं नापती वह यात्रा संस्करण, वह काल को भी नापने का काम करता है, याद रखिए। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब मेरी यात्राएं अगत्य आराम कुर्सी तक ही सीमित रह जाए, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। अभी मिथक के सहारे का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि वह यात्राओं का नया आयाम है। आर्य यायावर रहेगा याद के इस संस्करण को पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वह मेरे साथ पुरानी यात्राओं की आवृत्ति भी करे और नई यात्राएं भी करे, मानस यात्राएं जिनमें उनके मानस का भी उतना ही योग हो जितना मेरा, और दोनों का यह संयोग सुखद और प्रीतिकर हो। लेखक यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे, याद रखिए। यहाँ से जो है प्रारंभ होता है हमारा लेख, जो यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है, याद रखिए। पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, बीहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा,
भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली, तन तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ये लेखक ने लिखा हुआ है। इसके जो सूची है वह सूची देखते हैं। पहले खंड का नाम है परशुराम से तुर्कम। परशुराम से तुर्कम का भी उपनाम है एक टायर की राम कहानी। किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, येलुरा, माजुली, बहता पानी निर्मला और अंतिम है बहता पानी निर्मला, सागर से विवेत, मेक मैखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। यानी आजकल ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न कि यह जो है समझो ऐसा अरे यायावर रहेगा याद के ऊपर शीर्षकों का सही क्रम पहचानिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, पहला है परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी, इसका भी नाम है, याद रखिए। दूसरा है किरणों की खोज में। तीसरा है देवताओं के आंचल में। चौथा है मौत की घाटी, येलुरा, माजुली, बहता पानी निर्मला और सागर से विवेत, मेघ मैखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। ये हम सीधा रचना ही स्टार्ट करेंगे जब परीक्षा नज़दीक आएगी। हम देखने वाले हैं ये फिर से हम शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं पिछली बार की तरह ये भी पढ़ेंगे बाद में। तो ये परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी। एक टायर की राम कहानी किस उपशीर्षक का उपनाम है? तो परशुराम से तुर्कम का भी उपनाम है, याद रखिए। एक टायर की राम कहानी तथा परशुराम से तुर्कम। ये हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि दृष्टि की सर्वोत्तम आकृति चक्र है, क्योंकि उसका आदि अंत कुछ नहीं है। मैंने देश की भिन्न भिन्न संकरी चौड़ी, कच्ची पक्की, उबड़ खाबड़ सड़कों पर पुढ़कते अनेकों बार सोचा है कि चक्राकृति में सौंदर्य के लिए सौंदर्य के लिए बहुत अधिक नंबर चाहे न अन भी पाऊँ। अपनी आदि अंतहीन गति क्षमता का दावा तो कर ही सकता हूँ, और यह भी कर सकता हूँ कि स्वयं सुंदर नहीं होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ। ये परीक्षा में पूछी हुई पंक्ति है भाई साहब, याद रखिए। ये कहाँ से पूछी थी? और यह भी कह सकता हूँ कि स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ। यानी संसार की दूसरी पीढ़ी संस्कृति और सभ्यता के विकास की अग्नि के अवतरण में के बाद जो दूसरी पीढ़ी निर्माण हुई, उस दूसरी पीढ़ी का प्राणी लेखक है, याद रखिए। या यूँ कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई। यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो सर्वश्रेष्ठ किस पदार्थ की निर्मित हुई, तो वह उपलब्धि हुई तो अग्नि की उपलब्धि हुई, याद रखिए। उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवीनतम प्राप्त हुआ वह चक्राकार की संभावना। यह मैं कह रहा हूँ तो चक्र मात्र के साधारण प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, तो व्यक्ति रूप में एक अकिंचन यायावर हूँ, और अपने ही जैसे यायावर श्री इन पंक्तियों के लेखक जी का सहारा क्यों, मैं उसकी गाड़ी का एक टायर हूँ। यानी उसकी गाड़ी का एक टायर हूँ। और मैं जो राम कहानी कहूँगा वह भी मेरी राम कहानी है। यानी टायर की राम कहानी मतलब लेखक की खुद की कहानी है, इसलिए है कि वह मेरे चालक की कहानी, यानी वो लेखक के चालक की कहानी है। अपने अनुभव को दूसरे के अपने मालिक के, यानी अपने अनुभव को दूसरे के अपने मालिक के इतिवृत्त के रूप में कहना ही तो मर्यादा संगत है। वैष्णव भक्त जैसे राधा और कृष्ण के जीवन में अपने राग विराग ढाल देते हैं। यानी वैष्णव भक्त जो है, जो राधा कृष्ण के जीवन में जो राग विराग हो चुके थे उसमें खुद को ढाल देते हैं। कौन? वैष्णव भक्त, याद रखिए। मैं अपने प्रतीक पुरुष को ही आधार बनाता हूँ। तुलना आपको बड़ पन लगे तो न भूलिए कि जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा। यानी जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा, उससे बड़ा कहाँ से आएगा।
यानी जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा, उससे बड़ा कहाँ तक आएगा। ये पंक्तियाँ है, याद रखिए। मिस्टर पीटर रोलिंग स्टोन, हैव यू एनी मॉस? नो सर, नो सर, आई एम रनिंग एंड ए लॉस। अपने प्रतीक पुरुष को मिस्टर रोलिंग स्टोन नहीं कहूँगा, यायावर कहूँगा। यानी लेखक कहते हैं कि आपने जो लेखक का जो प्रतीक पुरुष था उसको लेखक मिस्टर रोलिंग नहीं कहेंगे, मिस्टर मिस्टर रोलिंग स्टोन नहीं कहेंगे, उसको लेखक यायावर कहेगा, याद रखिए। यायावर पर बात वही है। आगे की दो पंक्तियां है, याद रखिए। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब टाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। ये देखो कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण और अच्छी पंक्ति है। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब टाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। यायावर को भटकते 40 बरस हो चले। यानी लेखक को भटकते हुए कितने साल हो चुके हैं? 40 साल हो चुके हैं, हो चले। किंतु इस बीच न तो वह अपने अपने पैरों तले घास या मांस जमने दे सका है, न कुछ ठाट जमा सका है, न क्षितिज को कुछ निकट ला सका है। उसके तारे को छूने की तो बात ही क्या। जितने स्थल उसने देखे, जहाँ बैठकर ऋषियों ने देहों पर वाल्मीकि उगा लिए, जहाँ मुनि तपस्या करते करते पाषाण हो गए, देवता जमकर पर्वत श्रृंग बन गए, जहाँ मानवों ने ऐहिक आकांक्षाओं वासनाओं से मुक्ति पाई, किंतु यायावर ने समझा है कि देवता भी जहाँ मंदिर में रुके की शिला हो गए। यानी लेखक ने क्या समझा है, यायावर ने, जहाँ रुके हैं वहीं पर वहाँ पत्थर रूप धारण करके देवता भी शील हो गए, यानी पत्थर रूप धारण कर गए। और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गति गति गति। छुटपन में चीनी कहावतों के एक संग्रह में जिस वाक्य ने सबसे अधिक प्रभावित किया था और जिसे अपने अपना गुरु मंत्र मानकर डायरी के मुख पृष्ठ पर लिख लिया था, वह था, यानी जो चीनी, यानी याद कहाँ पर गया, चीनी कहावतों के एक संग्रह में, यानी चीनी कहावतों के एक संग्रह का ये वाक्य है, याद रखिए। ये डायरी के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ था। मैं क्यों चाहूँ कि मेरी अस्थियाँ भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे। जहाँ भी कोई चला जाए वही कोई हरी हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। पूर्व असम, अभी ये इस पर क्या आता है, पूर्व असम का जिक्र आया है, याद रखिए। पूर्व असम, यायावर को असम में जब नौकरी ही भटकने की मिली, यानी यायावर को असम में नौकरी ही भटकने की मिली थी, तब उसे लगा मानो क्षितिज का तारा कुछ निकट आ गया है। किंतु जब जापानी अभियान बढ़ा और पछाड़ खाकर गिर गया और काम का दबाव भी कुछ हल्का पड़ा, तब उसने समझ लिया कि जल्दी ही इस सामंत से स्थानांतरित होना होगा। इसलिए जब पूर्वी सीमा प्रांत के भी पूर्व उत्तर प्रदेश का दौरा उसके हिस्से पड़ा, तब उसने तपस्या से स्वीकार किया और दौरे के प्रोग्राम में कई भी स्थान जोड़ लिए जो प्राय प्राय दौरा करने वाले अफसरों की सूची में छूट जाया करते हैं, चाहे इसलिए कि वहाँ भला क्या काम होगा और चाहे इसलिए कि कौन आफत का मारा वहाँ जाएगा। मनी मन यह भी ठान लिया कि दौरे पर ही अपने कार्यक्रम को तात्कालिक आवश्यकता अनुसार बदल सकने के अधिकार का भरपूर उपयोग किया जाएगा, क्योंकि दौरे की पटरी से कुछ इधर या कुछ उधर या कुछ आगे ही तो कैसे कैसे स्थान पड़ते हैं, यानी दौरा करते काम के सिलसिले में। यायावर को इस बार जो ट्रक मिला उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, यानी यायावर जो जिस ट्रक में बैठकर सफ़र कर रहा है वह ट्रक की स्थिति अच्छी नहीं थी। कहूँ कि उसमें एक टायर ऐसा था जिसका भरोसा किया जा सके तो इसे मेरी आत्मश्लाघा न समझा जाए, यानी एक टायर का भरोसा नहीं था। इंजन 18,000 मील रन कर चुका था, यानी इंजन जो था वह केवल कुल 18,000 मील, याद रखिए कितना, 18,000 मील, यानी 18,000 किलोमीटर चल चुका था। और 18,000 फौजी मील कितने लंबे होते हैं, यानी 18,000 फौजी मील कितने लंबे होते हैं।
वह भुक्तभोगी मिलिट्री गाड़ियाँ ही जानती है, यानी वह सिर्फ मिलिट्री गाड़ियाँ ही जानती है। कांच सब टूटे हुए थे, यानी कांच जो थे वह सब कुछ गाड़ी के उस ट्रक के टूटे हुए थे। कार्बोरेटर खराब था, यानी कार्बोरेटर भी खराब था, याद रखिए। तार गल गए थे, बैटरी बदलने लायक थी, और डायनेमो बीच 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 में चार्ज करना छोड़ देता था, ब्रेक कमज़ोर थे। 30 पर यायावर को रात में गाड़ी चलाने का व्यसन है, यानी इसमें इन सब में उसकी लाइट भी बराबर नहीं है, टायर भी बराबर नहीं है, कार्बोरेटर भी खराब है, और ऐसी स्थिति में उस यायावर को रात के समय में गाड़ी चलाने का व्यसन है, ये है। और वह बहुधा दूर दूर की मीटिंगें शाम को रखता, जिससे घोर रात के सन्नाटे में सारी सड़क पर निर्बाध अधिकार हो, यानी वह जो भी मीटिंग जो भी ये होता वह रात के समय में रखता था, और वो रात के अंधेरे में निर्बाध निस्तब्ध सड़क हो, और सड़क पर एक ही अकेला यह हो, निर्बाध अधिकार हो, कहीं रुकना न पड़े, पटरी से उतरना न पड़े, किसी की धूल न फाँकनी पड़े, और शांति से सोचा जा सके, और नतूने नतूने फुलाकर काम रूपी रात की रहस्यमयी सुगंध ली जा सके। जब तब बीच राह में चौकी कर चुके हुए किसी वन्य जंतु की चमकती अंगार आंखें देखी जा सके। फिर वह खराहा हो कि लोमड़ी सियार की, बन बिलार की बन बिलार की बघेला, और रात की दौड़ में यह भी सुविधा थी कि कभी कभी रैन बसेरे की समस्या अपने आप हल हो जाती थी। किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो, यायावर को चिंता नहीं, वह गाड़ी स्वयं चलाता है, यानी यायावर को चिंता नहीं, क्योंकि यायावर वह गाड़ी स्वयं खुद चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यूं भी अ, यस यथेष्ट है, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आंखें कोई कष्ट नहीं होता, यानी बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में कष्ट नहीं है, बल्कि यह स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है, और चांदनी में पूरा प्रदेश दिखता है, जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त हो जाती है। यानी चांदनी में पूरा प्रदेश दिखता है, और केवल उस ट्रक की लाइट जलाने से सड़क मात्र ही दिखती है, और परिपार्श्व पर कालिक पोत जाते हैं। तिनसुकिया से तीन तिनसुकिया से आगे कोई वर्कशॉप नहीं है। तिनसुकिया याद रख तिनसुकिया से आगे कोई वर्कशॉप नहीं है, तो क्या हुआ, यायावर के पैर में चक्कर है, दिमाग में चक्कर है, ब्राह्मणी योग में उसने जन्म लिया है, यानी यायावर ने किस योग में जन्म लिया है, ब्राह्मणी योग में, याद रखिए, लिया है, और शनिचर की 7:30 चल रही है। क्या भटकाने वाली इतनी शक्तियाँ उसकी रुकी गाड़ी को चला न देगी? कब उसे उत्तर पूर्व का सीमांत फिर छूना मिलेगा, जब फिर ब्रह्मपुत्रा की समतल यात्रा का आरंभ बिंदु परशुराम का तपोवन और कुंड कुडीनपुर के उन महलों के अवशेष, जहाँ बैठकर रुक्मिणी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की होगी, यानी कहाँ पर रुक्मिणी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की थी, ब्रह्मपुत्रा की समतल यात्रा का उत्तर पूर्व का सीमांत फिर छूना मिलेगा, कब, ब्रह्मपुत्रा की समतल यात्रा का आरंभ बिंदु परशुराम का तपोवन और कुंड कुंड कुडीनपुर के उन महलों के अवशेष, जहाँ, यानी कहाँ पर रुक्मिणी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की थी, तो परशुराम का तपोवन और कुंडीन कुंड कुडीनपुर में पुर के महलों में रुक्मिणी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की होगी। गैंडे हाथी और मितुल अरना भैंसा द्वारा सेवित कदली वन अबोर और मिश्मी और खामटी वन्य जातियों के आश्रयदाता दसिया सदिया सीमा प्रदेश के दुभेद जंगल देखने को मिलेंगे, और 4-5 दिन बाद ही तो माघ पूर्णिमा है, जिस दिन परशुराम कुंड पर मेला लगता है, यानी माघ पूर्णिमा के दिन जो है परशुराम कुंड पर मेला लगता है, याद रखिए। निसंदेह यायावर का सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट में जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ उसे बहुत काम है, और उसके लिए दौरे के प्रोग्राम में हेर फेर करना ही होगा। सो से सुख सेखुआ घाट असम रेलवे की छोटी लाइन का उत्तर पूर्वीय
अंतिम स्टेशन यानी कौन सा उत्तर पूर्वी अंतिम स्टेशन है, तो सेखुआ सेखुआ घाट जो है वह असम रेलवे का, यानी असम क्षेत्र में जो ये रेलवे ट्रैक होता है उसका अंतिम स्टेशन कौन सा है, उत्तर पूर्वी का अंतिम स्टेशन सेखुआ है, याद रखिए सेखुआ नाम। तिनसुकिया से 50-55 मील रेल की पटरी के साथ साथ सड़क जाती है, यानी तिनसुकिया से 50-55 यानी 50-55 50-55 मील यानी 50-55 मील जो है रेलवे ट्रैक है, रेलवे की पटरी है, और उसके साथ साथ सड़क भी चल जाती है। राह में डुमडुमा की अमेरिकी छावनी और फिर एक बड़ा चीनी शिविर लांघकर अनेक चाय बागान, नदी उपनदी और बेत के जंगल पार करके सेकुआ घाट का बंगला पड़ता है। किंतु कोई सोच ले कि घाट पहुँचते ही नदी मिल जाएगी तो भूल जाएगा। यद्यपि नाम को घाट के बाद से नदी का पाठ आरंभ हो जाता है, 2-3 मील और आगे बढ़कर फिर घाट के बाद से नदी का पाठ आरंभ हो जाता है, 2-3 मील और आगे बढ़कर फिर सड़क खो जाती है और मीलों रेती में चलना पड़ता है। तब जाकर कहीं ब्रह्मपुत्रा का उत्तरा मिलता है, जहाँ गाड़ी नाव पर लाद कर पार लगाई जाती है, यानी समुद्र में पार उतरकर फिर 2-3 मील रेती और फिर सड़क पर चढ़कर सदिया का छोर मिल जाता है और कुछ आगे बाहर है और बाएं ओर मुड़कर 2-3 मील जाकर सदिया का दुर्ग, छावनी और कचहरी आदि दिखाई देती है। यायावर का ट्रक सर्किट हाउस पर जा रुका, यानी यायावर का ट्रक कहाँ पर रुकता है, सर्किट हाउस पर रुकता है, याद रखिए। मुझे तब विश्राम मिला। यायावर ने कमरे में सामान जमाया और नक्शा लेकर बैठा। शाम को अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से मिलकर भीतरी सीमा के पार के प्रदेश में जाने का परमिट लिया और बाकी तैयारी अगले दिन पर छोड़ दी, ताकि इस बीच ट्रक की ओर मेरी कुछ खातिर कर ली जाए। सदिया सीमा प्रदेश तो सदिया सीमा प्रदेश तो है ही, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट सीधे गवर्नर के अधीन होता है और उसके तथा सदिया के सैनिक कमांडर के हाथ में संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है। भारत में ब्रितानी शासन को, ब्रितानी यानी जो ब्रिटिश शासन को दृढ़ करने में किस तरह सीमा प्रांतों या पिछड़े प्रदेशों के पॉलिटिकल एजेंटों और ईसाई प्रचारियों का चोली दामन का साथ रहा, इसी अध्ययन के लिए असम के सीमा प्रदेशों का क्षेत्र और न मिलेगा। यायावर प्राय कहा करता है कि देश की पराधीनता सबसे अधिक खरती है तो एक अपने हिमालय के अंग संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट है, यानी सबसे ऊंचे शिखर का नाम क्या है, एवरेस्ट है, याद रखिए। एवरेस्ट सुनकर और एक सीमा प्रदेश में जाने के परमिट के लिए फिरंगी पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में जाकर देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, यानी देश की प्रत्येक सीमा जो है वह तीर्थ होती है, याद रखिए। नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता है, यानी देश की प्रत्येक सीमा जो है वह एक तीर्थ में गिनी जाती है, इसलिए देश जो है पुण्य भूमि मानी जाती है, याद रखिए। देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता है। पर अपने ही तीर्थ तक जाने के लिए परदेशीय सत्ता के अहमन्य प्रतिनिधि का मुंह जोहना जैसा चुभता है, यानी अपने ही देश में जाने, अपना देश खुद का देश खुद को तीर्थ लगता है और अपने ही तीर्थ में जाने के लिए जो परदेशी सत्ता है उससे ये अनुमति मांगना चुभता है, यानी गलत लगता है, उसे भुक्तभोगी जानते हैं। सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट में भी दो सीमाएं हैं, एक भीतरी सीमा, एक सीमा यूं तो सदिया में घुसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आने का कारण, ठहरने की अवधि या ब्यौरा देना पड़ता है, पर भीतरी सीमा तक जाने के लिए व्यक्ति को और अधिक कुछ नहीं करना पड़ता। किंतु इस सीमा के पार जाने के परमिट पॉलिटिकल एजेंट स्वयं देता है और वह पाना सदा या सबके लिए सहल नहीं होता। माघ मेले के समय परशुराम जाने वाले यात्री जाकर उसी दिन लौटने का या रात भर ठहरने का परमिट तो
फीस देकर पा लेते हैं। यानी जो परशुराम मेले में जाने वाले जो यात्री है, वह यात्री उसी दिन लौटने का या एक दिन रुकने का जो परमिट जो है फीस देकर मांग लेते हैं। अन्य समय का अन्य प्रकार के परमिट के लिए पूरी जांच होती है। सदिया से लगभग 40 मील आगे टाई टाईमेई टाईमेई तक मोटर आ जाती है। परशुराम के लिए फिर टा टामेई घाट पर ब्रह्मपुत्रा, जो यहाँ पर लुहित कहलाती है, इसी का संस्कृत नाम जो भारत में मिलता है लोहिते लोहित है। यानी किसका, ब्रह्मपुत्र का ही संस्कृत नाम क्या है, तो वह लोहित है। याद रखिए। पार करके 4-5 मील पैदल जंगल पार करना पड़ता है, किंतु 18-20 मील जाकर भी भीतरी सीमा पर पहुंच जाते हैं। सदिया से सदिया से तीर अ, सदिया से 3-4 मील जाकर ही ब्रह्मपुत्रा की एक उपनदी पार करनी पड़ती है, जो अब कुंडली कहलाती है। यानी ब्रह्मपुत्रा की उपनदी का नाम क्या है, जो कुंडिल, याद रखिए, कुंडिल कहलाती है। प्रसिद्धि है कि इस नदी के किनारे कुंडिनपुर की राजधानी थी। यानी कुंडिल किस नदी के किनारे कुंडिनपुर की राजधानी थी, तो कुंडिल नदी के किनारे, याद रखिए। यही से रुक्मिणी को लेने कृष्ण आए थे। यानी कि कहाँ से, जो कुंडिनपुर से ही रुक्मिणी को लेने के लिए कृष्ण आए थे। पुरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि इस शताब्दी के आरंभ में ही यहाँ से अति प्राचीन परकोटे आदि खंडहर थे, किंतु जहाँ इनके पार जाने का वर्णन था, वहाँ पर नए सर्वे के नक्श में लिखा है याद इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट, अभेद्य जंगल। और यह अभेद्यता काव्योचित अतिरंजना नहीं, यह यायावर ने स्वयं परख कर देख लिया। इस नदी पर पुल नहीं है और गाड़ी को नौका पर लाद कर पार करना पड़ता है। यानी इस नदी में पुल नहीं है, तो गाड़ी को जो नौका में डालकर आगे ले जाया जाता है। जब तक यह हो तब तक यायावर ने नदी मार्ग से उस जंगल में घुसने की सोची, क्योंकि स्थल से दुर्भेद्य जंगल डोंगी में बैठकर जाने वाले के लिए उतना दुर्भेद्य नहीं रहता। पर जल्दी ही उसने समझ लिया कि 2-4 दिन की फुर्सत न हो तो पड़ताल करना भी व्यर्थ है। जिसने वह नहीं देखा वह नहीं मानेगा कि संस्कृत वाक्यों में कदली वन में विचरते हाथियों का जो वर्णन मिलता है, वह अक्षरशः सत्य हो सकता है। यानी याद रखिए, यहाँ पर जिसने वह नहीं देखा, यानी जिसने वह नहीं देखेगा वह मानेगा नहीं कि संस्कृत वाक्य में कदली वन में, यानी संस्कृत वाक्यों में कहा गया है कि जो कदली वन था, कदली वन में हाथियों का वर्णन मिलता है। वह जिसने नहीं देखा वो मानेगा ही नहीं, वह अक्षरशः सत्य हो सकता है। जंगली ही सही, केले के इतने बड़े जंगल की 2 घंटे मोटार दौड़कर भी पार न हो। यानी जंगली ही सही, यानी जंगली केले के पेड़ के जंगल जो थे, यानी जंगली केले के पेड़ थे, और उसका जंगल इतना बड़ा था कि 2 घंटे लगातार उस जंगल के बीच से मोटर जाती रही, फिर भी वह जंगल समाप्त नहीं हुआ। और उनकी चिकनी गहरी हरी छाँवों में कई हाथियों के झुंड और कई बड़ी शालीनता से घूमते मिठुन आरना भैंसा ही होता है। यानी केले के जंगल में कौन कौन से प्राणी, हाथियों के झुंड है, और उसके बाद बड़ी शालीनता से मिठुन आरना भैंसा, यानी हाथियों के झुंड और आरना भैंसा होता है। किंतु आरने भैंसे से कहीं आदि गठे शरीर वाला और फुतीला वन्य जातियाँ सभी मिठुन को पूज्य मानती। यानी कौन कौन से केले के जंगल में कौन कौन से प्राणी दिखते हैं लेखक को, हाथियों का झुंड और मिठुन और आरना भैंसा, याद रखिए। कुछ जातियाँ अपने को मिठुन कुल उत्पादन बताती है। यानी कुछ जातियाँ जो मिठुन है उसके कुल का मानती है और मिठुन को अपना पूर्वज मानकर पूजती है। कहीं कहीं मादा मिठुन पालते भी, यानी कहीं कहीं पर मादा मिठुन जो है वह पालते भी है। बाहर 1 मील जाकर होलो गाँव का
छोटा पड़ाव था जहां अमेरिकी सैनिकों ने शायद रेडियो चौकी बना रखी थी। पॉलिटिकल एजेंट ने बताया था कि यहाँ के सैनिकों ने मिठुन के धोखे में मिक्सियों की कुछ भय से मार डाली थी। फिर एजेंट के बीच बचाव करके हर जाना दिलाने पर तरह निपटारा हो सका। अमेरिकी प्राय किसी के भूले के में किसी को मारने और फिर हर जाना भरते थे। जहां ऐसी घटना या घटनाएं हो जाए वहां कुछ देर के लिए खाकी वर्दी बहुत अप्रिय हो जाती, क्योंकि वनवासियों के लिए सब फौजी एक है। फिर फौजियों में आपस में भले ही यह होगी अंग्रेज अमेरिकी को मूर्ख कहे, अमेरिकी अंग्रेज को असामाजिक या हिंदुस्तानी एक को दम्भी और एक को आवारा। तभी यायावर इस प्रदेश में विशेष सत्कर्त भाव से मोटार चला रहा था। कुछ राह चलते मिक्सियों ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकी तो उसने रुककर 4-6 को पीछे बिठा लिया। किसने गाड़ी रोकी? मिक्सियों ने, और उसने लेखक ने 4-6 मिक्सियों को पीछे बिठा लिया। मुड़ कर उसकी ओर को उन्हीं की सी खुली चौड़ी हंसी हंसता रहा, पर मन ही मन सोचता रहा कि इन कंधे पर कसे हुए तीर धनुष और कमर में खोसे हुए खांडे किस किस काम आते हैं। पर अपने अपने पड़ाव पर ये अतिथि उतरते गए और एक अद्भुत मूर्धन्य स्वर में धन्यवाद देकर और हंसकर चलते गए। जो मिक्सिए बैठे थे वह अपने अपने पड़ाव पर जहाँ उतरना था वहाँ उतर गए और जाते हुए धन्यवाद कह के आभार मानकर चले गए। टीजू के बाद जब अंतिम कुछ मील के जंगल में प्रवेश हुआ तब उसकी अत्यंत ऊंची नीची काई और कीचड़ की फिसलन भरी कच्ची सड़कें पार करने के लिए ट्रक में रह गए केवल यायावर, उसका अनुचर जीत बहादुर लामा और कुंदन सिंह, जो कभी शीलड़ में नगर पालिका का मेहतर था। याद रखिए कौन कौन से नाम है जो जीत बहादुर लामा और कुंदन सिंह, जीत बहादुर लामा और कुंदन सिंह, यह जो दोनों थे यह शीलड़ में नगर पालिका का मेहतर था, याद रखिए। किंतु यायावर के साथ पहले अर्दली हुआ था, फिर ट्रक का क्लीनर यानी जो ट्रक में वो साइड दिखाता है, ड्राइवर को साइड दिखाता है, कोई पीछे वहाँ ड्राइवर ट्रक जो है पीछे लेता है तो उसको साइड दिखाता है, और ऐसे वो मिरर में से हाथ दिखाता है पीछे से, आओ आओ आओ, रुको रुको रुको, ऐसा वो उसकी शैली में वो बता देता है। उसको क्लीनर कहते हैं, यानी ट्रक साफ करने का भी काम वो करता है। जिसके लिए वह वेतन पाता था नवसिखिए ड्राइवर का, यानी जो नया सीखा हुआ ड्राइवर था उसका वेतन वह क्लीनर पाता था ड्राइवर का। और जिसको अगर कोई कभी ड्राइवर साहब कहकर आवाज़ दे देता तो वह ऐसा विभोर कर झूमने लगता मानो आप गिरा पर, यानी वह क्लीनर था। फिर भी उसको कोई एक गलती से या जानबूझकर कोई व्यक्ति उसको ड्राइवर पुकारता है तो वह खुश हो जाता था, झूमने लगता था। ऐसा होता ही है। यदि समझो कोई नया नया अध्यापक बनता है और कोई उसको मास्टर साहब कहे या तो उसको खुशी महसूस होती है। उसी प्रकार जंगल पार करके पेड़ों के तने जोड़कर बताए हुए एक काट घर के नीचे ट्रक रुका। यह टामेई का पड़ाव था जहाँ से उत्तर को एक रास्ता रीमा उत्तरी बर्मा को जाता है। कभी यह भारत और चीन में जोड़ने वाले एक मार्ग रहा होगा, पर अब नहीं। उन दिनों अवश्य इस नई सर्वे हुई थी और सड़क बनाने का विचार हो रहा था। आरंभ का कुछ अंश बना भी था। पड़ाव के कुछ आगे भी मिक्सियो छोटी सी बस्ती थी। कई नंग अदंड बच्चों आकर ट्रक को देखने लगे। 2-3 फर्लांग जाकर लुहित का किनारा मिला। नदी यहाँ बेगवती थी। निर्मल जल में नीचे पत्थर दिख पड़ते, यानी नदी का जल इतना निर्मल था कि नदी के पानी के नीचे के पत्थर दिख रहे थे। पर यहाँ भी उसका रूप वैसा ही था जैसा पहाड़ छोड़ने पर नदी का होता है, लगभग जैसा ऋषिकेश में गंगा का
है। यद्यपि यहाँ के जंगल की तुलना नहीं। नदी पार करके 4 मील का रास्ता, यानी नदी पार करने के बाद 4 मील का रास्ता है। जंगल में बीच बीच में खुला घास भरा प्रदेश आ जाता, जिसमें महाकाय सेमल के धवल गात पेड़ मानो अ, अगमिष्ट रक्त प्रसूनों को सुलगती हुई पूर्वानुभूति से कंटकित हो रहे थे। और कहीं कहीं किंशुकों के झुरमुट कुछ ही दिन में इनमें आग खिल जाएगी। पहाड़ियों के पार्श्व को पहाड़ियों के पार्श्वों को चिपटती हुई लपा लपलपाती एक के बाद एक रुख को लिलाती हुई ऊपर तक फैल जाएगी, और बालुका के पीले उत्तरीय में लिपटा हुआ ब्रह्मपुत्र का नील गात मानो बसंत श्री लाल चुंबनों से मुद्रांकित हो उठेगा। फिर धीरे धीरे नद उमगेगा और उसका उद्बुद्ध पुरुष आसपास के प्रदेश को लीला लेना चाहेगा लील लील लेना चाहेगा लील लेगा और अपनी सफलता के खेद में खिन्न और गदला हो उठेगा। किंतु रूपक को और दूर तक खींचना आवश्यक नहीं है। चट्टानों के बीच की गली से होकर यायावर एक कुछ खुली जगह पहुंचकर ठिठक गया। सामने परशुराम का कुंड है। कुंड वास्तव में ब्रह्मपुत्र की धारा का ही एक आवर्त है, यानी कुंड किसकी धारा पर है? ब्रह्मपुत्र की धारा पर ही, याद रखिए। नद जब समतल भूमि में प्रविष्ट होता है तब मानो महासागर में अपनी चरम निष्पत्ति की खोज में अभिनिष्क्रिय क्रम का निश्चय करके भी एक बार वह पीछे मुड़कर महान स्थित चत्ता हिमालय का दर्शन कर लेना चाहता है, जिसके आश्रय में उसने अपनी लगभग आधी यात्रा हंसते खेलते कूदते उछलते कूदते तय कर ली। यानी किसके इसमें? तो वह हिमालय का दर्शन कर लेना चाहता है, जिसके आश्रय में, यानी वो हिमालय का दर्शन करना है, इसके आशा में, हिमालय का दर्शन करना है, मुझे हिमालय देखना है, इसी आशा में ही उसने आधी सी बड़ी यात्रा जो है उसने हंसते खेलते उछलते कूदते तय कर ली है। मंडलाकार घूमकर हिमालय की चरण रजने कर फिर वह धीरे गति से आगे बढ़ जाता है। अवृत्त के दाहिनी ओर जहाँ धारा पहले से टकराती है, कुछ ऊंचाई पर पहाड़ के पार्श्व से एक सोता फूटता है, जिसका जल आकर कुंड में पड़ता है। यह सोता ब्रह्मधारा का है। यानी कुंड में जो पानी की धारा पड़ती है वह किस नदी की है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है, याद रखिए। बाई ओर जिस शिखर के पैर छूता हुआ ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ता है, उस पर एक छोटा सा मंदिर है। यायावर जहाँ खड़ा होकर दृश्य देखता है, यानी ब्रह्मपुत्र के शिखर के पैर छूता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की धारा, और ब्रह्मपुत्र के आगे बढ़ता है, उस पर एक छोटा मंदिर है। वहाँ पर यायावर खड़ा होकर पूरा दृश्य देखने लगता है। वहाँ पीछे रास्ते की चादर और लकड़ी की कई एक कोठरियाँ है, यानी किसका चादर है पीछे की ओर? वहाँ पीछे जस्ते की ओर चादर और लकड़ी की कई कोठरियाँ हैं, जहाँ यात्री रात में ठहर सकते थे। यायावर ठिठक कर देखता रहता है। इस तरह कभी परशुराम भी वहीं पर ठिठक कर क्षण भर दृश्य को देखते रहे होंगे, और तब उन्होंने जाना होगा कि उसका स्वप्न ठीक था और यहाँ उसकी आत्मा शांति पाएगी। तब उन्होंने नीचे उतरकर स्नान किया होगा और मनस्ताप मिटाने का उपक्रम करने से पहले शरीर की क्लांति धोई होगी। किसने? परशुराम ने, ऐसा लेखक सोच रहा है। कथा है कि पिता की आज्ञा से मात्र वध करने के पश्चात परशुराम के मन में ग्लानि हुई। यानी ऐसी कथा है, ऐसी कहावत है, ऐसे कहा जाता है कि पिता की आज्ञा से, यानी परशुराम को पिता की आज्ञा मिली, पिता की आज्ञा से मातृवध करने के पश्चात, यानी परशुराम ऐसा कहा, लेखक कह रहे कि ऐसा कहा जाता है, ऐसी कथा है, ऐसी कहानी है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध करने के पश्चात अपनी माता का वध किया था, और उसके पश्चात मन में जो ग्लानि घृणा उत्पन्न हुई, और वह पिता के आश्वासन देने पर भी अपने को मात्र घृणा के
महापातक से मुक्त न मान सके, यानी वह परशुराम जो है अपनी माता की हत्या करने के बाद वह आत्मग्लानि होने लगी और वह उसके महापातक से मुक्त, यानी उस ग्लानि से, उस पश्चाताप से वह मुक्त न हो सके। बहुत तपस्या तपस्या करके भी जब उसके मन से पाप का कलुष न धुला, तब एक दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें ब्रह्मपुत्रा के इस कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ तपस्या करने से उसके मन का परिष्कार होगा। यानी भगवान ने आकर परशुराम के स्वप्न में कहा था कि तुम जो है ब्रह्मपुत्रा के कुंड में जाकर स्नान करोगे, तब तुम्हारे मन का जो मैल है, क्लेश है, वह निकल जाएगा और तुम्हारा परिष्कार होगा, तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसा कहा था। स्वप्न में आकर भगवान ने परशुराम से कहा था, याद रखिए। परशुराम खोजते हुए इस स्थल पर पहुँचे। कुंड में और भी ब्रह्मधारा के नीचे स्नान करके उन्होंने तपस्या की और पाप के बोझ से मुक्त हो, यानी वहाँ पर कुंड में स्नान किया और तपस्या की और जो भी पाप था उससे वह मुक्त हो गए। यायावर में कुंड में और भी धारा के नीचे स्नान किया, यानी यायावर ने भी कुंड के और भी धारा में स्नान किया। कुंड का जल बर्फ सा ठंडा है, यानी कुंड का जल जो है बर्फ के जैसा ठंडा है। सोते का जल गर्म है, यानी सोते का जल जो है गर्म है। अंत इसी क्रम से स्नान करना अत्यंत सुखद प्रतीत होता है। स्नान से पाप धुल जाते हैं, यानी स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पाप तो दिखते नहीं, यानी यदि स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो पाप तो दिखते ही नहीं। अंत उसके दृश्य प्रतीक के रूप में जिन वस्त्रों से स्नान किया जाता उन्हें कुंड पर ही छोड़ देने की प्रथा है, यानी जिस वस्त्र पहनकर, जो कपड़े या जो पोशाक, जो वस्त्र पहनकर हम स्नान करते हैं वह वस्त्र इसी कुंड पर छोड़े जाते हैं। इस सरल उपाय से यात्री अपने पाप वही छोड़कर चले आ सकते हैं, यानी जिस जिस कपड़ों में हमने स्नान किया वह कपड़े हमने वहीं पर छोड़ दिए तो उस कपड़ों के साथ हमारा पाप जो है वहीं पर चला जाता है, पाप धो जाता है। यायावर जब गया तब तो कुंड पर सन्नाटा था, पर संक्रांति आदि के स्नानों पर जब भीड़ लगती है तब मुमुक्षुओं से अधिक उत्साह उसके पाप मोचन के लिए वहाँ टूटे हुए मिक्षी स्त्री पुरुष दिखाते हैं। मुमुक्षु नहाकर निकले न निकले कि मुक्ति पद के लिए सहायक उसकी धोती, गमछा, लंगोट जो कुछ हो खींच लेते हैं, यानी जो कौन खींच लेते हैं, जो वहाँ पर मुमुक्षु नहाकर निकले कि जो वहाँ के जो लोग हैं, सहायक है, वह जो भी उसके शरीर पर कपड़े हैं वह खींच कर लेते हैं। और कभी कभी मुमुक्षु को उस परम निष्पाप अवस्था में भी अपने सूखे कपड़ों तक जाना पड़ता है, यानी सब कुछ कपड़े खींच लेने के बाद तो क्या रहेगा, इसका विरोध संभव नहीं है। यह रीति चली आई है और सभ्य सभ्य मुमुक्षुओं के पाप का बोझ इस प्रतीक के द्वारा ढोने का अधिकार सदा से असभ्य उपत्यकावासी मिमिक्षियों का रहा है। विकसित नागरिक सभ्यता के पापों का बोझ, यानी विकसित नागरिक जो है वह सभ्यता के पापों का बोझ अविकसित वन्य जातियों द्वारा ढोया जाता है, यानी जो विकसित नागरिक है या विकसित विकसित नागरिक जो है वह सभ्यता का पाप करता है, वह सभ्यता का पाप जो है वह अविकसित वन्य जातियों द्वारा उसका पाप जो है ढोया जाता है। इस सत्य की यह रीति सोई जितना अर्थपूर्ण प्रतीक है, इसकी ओर कदाचित दोनों ही पक्षों का ध्यान कभी नहीं जाता होगा। ट्रक तक पहुँचते पहुँचते दिन छिप गया, यानी ट्रक तक जाते जाते रात हो गई, यानी दिन ढल गया, रात हो गई। गाड़ी का डायनेमा चार्ज नहीं करता, अंत बत्ती तो जलाई न जाएगी, यानी जो उसकी बैटरी है चार्ज नहीं हुई और बत्ती भी, लाइट भी नहीं जलाई जाएगी। अंधेरे में ही गाड़ी चलाना होगा। जितनी जल्दी हो सके जंगल का पहला बहुत घना और कीचड़ वाला खंड पार कर लिया जाए। उसके बाद पक्की सड़क पर रुककर कहीं चाय बनाई जाएगी और फिर चांद उठ आने पर आगे बढ़ जाएगा। जंगल पार हो लिया गया। बीच में कहीं कहीं मोड़ों पर रास्ते से थोड़ा भटक कर फिर उल्टा लौट कर पथ खोजना पड़ा, किंतु विशेष असुविधा न हुई। पक्की सड़क पर आकर जल्दी जल्दी चाय यानी पक्की सड़क पर आने के बाद जल्दी जल्दी चाय पी। फिर चांद निकल आया और रास्ता तथा वन्य प्रदेश कुछ साफ दिखने लगा, यानी चांद के उजाले पर। फिर गाड़ी चलाते ही हल्की सी सुगंध छाने लगी
और दिखना असंभव हो गया। यानी गाड़ी चलने लगी चाँद के उजाले में और वह सुगंध आने लगी, हवा की महक आने लगी और उसमें फिर वह रास्ता दिखना असंभव हो गया। धीरे धीरे चलते रहे, आधा रास्ता तय हो चुका था और कुछ मील जाकर होलो गाँव होलो गाँव आएगा जहाँ अमेरिकी ठिया है। यानी अमेरिकी ठिया कहाँ किस गाँव में है? होलो गाँव में अमेरिकी ठिया है, याद रखिए। और पास ही जंगलों के विभाग का बंगला है। हठात हट हठात स्टीयरिंग हठात स्टीयरिंग लड़खड़ाया और एक शब्द हुआ जिसकी हिंदी अभिधा अभिधा धड़ाम से बंगला के ध्वन्यानुसारी फटाश में कहीं अधिक सजीवता और पकचर यायावर ने पहले स्टीयरिंग संभालकर फिर ब्रेक लगा दिए। गाड़ी रुक गई। पहिया देखा गया, यानी पहिया देखे गए, उसके जो टायर है वह देखे गए। अंधकार में औजार निकल कर टटोले गए। जैक को धुरी के नीचे रखा गया, यानी जो रॉड होता है उसको जैक यानी जो ऐसे उसको खींचकर ऐसे ऊपर उठाया जाता है और उस गाड़ी का जो पूरा भार है उस जैक पर जाता है और टायर खुल जाता है। जैक नीचा था, नीचे नीचे जमीन भी पोली थी। उसे जमाने के लिए पत्थर की जरूरत होगी। यायावर ने कुंदन सिंह को पत्थर ढूंढ लाने के लिए कहा। यानी यायावर ने किसको पत्थर ढूंढ लाने के लिए कहा? कुंदन सिंह को, याद रखिए। कहा और स्वयं स्पेनर लेकर नए पहिए को खोलने लगा। नया पहिया पंक्चर वाले पहिए के साथ टिका दिया। यानी पंक्चर वाले पहियों के साथ नया पहिया टिका दिया। डिबरियों को एक एक चक्कर घुमाकर नरम कर लिया गया। अब धुरी उठे तो पहिया खोला जाए। पर कुंदन सिंह का कोई पता नहीं, यानी कुंदन सिंह पत्थर लेकर आया नहीं। यायावर ने थोड़ी प्रतीक्षा की, फिर भुनभुनाते हुए जाकर स्वयं पत्थर ढूंढने लगा। पत्थर लेकर लौटा तब अभी कुंदन सिंह का कोई चिन्ह नहीं। यानी लेखक खुद जाकर, यायावर जो है खुद जाकर पत्थर ढूंढ कर ले आता है, फिर भी कुंदन सिंह आता नहीं है। यायावर ने पत्थर जमा कर जैक उठाया और पहिए की डिबरियाँ खोलने लगा। स्पेनर के एक एक चक्कर के साथ उसका पारा एक एक डिग्री चढ़ता जा रहा था। सब डिबरियाँ खोलकर जब पहिया गिराया गया तब अपने बड़े फौजी भुट्टो को डबर डबर बजाता हुआ दो पत्थर उठाए कुंदन सिंह धुंध में अवतीर्ण हुआ। यायावर ने दांत पीसकर कहा, मिल गए तुम्हें पत्थर। यानी वह मिल गए तुम्हें पत्थर, क्योंकि इतना समय लगा था। उजड़ के लिए मुस्कान परमास्त्र है, पर वह मुस्कान जो स्पष्ट बता देती है कि जब मुझ में अपना दोष समझने की ही बुद्धि नहीं, तब आपका क्रोध कैसे समझूं। यानी जब खुद को अपना दोष समझने की बुद्धि नहीं, यानी जब मुझे अपना ही दोष समझने की बुद्धि नहीं, तो मैं औरों पर क्रोध कैसे कर सकता हूँ। वही मुस्कान कुंदन सिंह के चेहरे पर थी। खीसे काट कर बोला, जी जरा ठहर गया था। यानी वो कुछ बोला कि जरा ठहर गया था। यायावर और भी क्रुद्ध स्वर में कुछ कहने जा रहा था कि कुंदन सिंह ने वैसे ही कहा, जरा सांप लड़ गया था। यानी जरा सा सांप लड़ गया था कहा। यायावर आवाक सांप काट गया। यानी यायावर कहता है कि सांप काट गया। गया नहीं, गया था, यानी सांप काट कर गया था। वह भी जरा थोड़ी देर बाद उसे ध्यान हुआ कि जितनी देर में उसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहना जरूरी है। पर कहे क्या? इस आदमी को अपनी असमर्थता पर गुस्सा ही उसके प्रश्न में प्रकट हुआ, सांप मर गया कि नहीं। यानी कुंदन सिंह को पत्थर लाने के लिए जाता है तो सांप काटता है, तो फिर वो लेकर कहता है कि सांप मर गया या नहीं। इस प्रश्न का अर्थ कुंदन सिंह की बुद्धि के स्पष्टतया बाहर था। यानी सांप मर गया कि नहीं, यानी तुम्हें काटकर सांप मर गया कि नहीं, इस प्रश्न का अर्थ जो है वह कुंदन सिंह समझ न सका था। उसने अचकचा कर कहा, जी। यानी उसने कहा कि जी मर गया। तुमको जिस सांप ने काटा वह मर गया कि नहीं, कम से कम दांत तो टूट गए होंगे। कहता हुआ यायावर भी उठा, ट्रक में से पेटी खोली, माचिस मोमबत्ती
दवा का बक्सा आदि निकालकर कुंदन सिंह की टांग देखने पर मालूम हुआ कि सांप ने जीन की पैंट के ऊपर से काटा था। यानी सांप ने काटा और वो सांप के जो दांत थे वह कुंदन सिंह के मांस में लगे ही नहीं है, वो ऊपर जीन्स पैंट्स के ऊपर ही उसके दांत लगे थे। दांत हल्के लगे। चाकू से निशान ज़रा खोलकर उसमें दवा मल दी। यानी उसने दवा लगाई। फिर पहिया फिट करके गाड़ी चली। रात 12 बजे के लगभग कुंडिल नदी पार करके थोड़ी देर में सदिया पहुंच गए। यानी रात 12 बजे के लगभग जो है कुंडिल नदी जो है वो लेखक ने ट्रक के साथ पार कर दी और फिर जाकर सदिया पहुंच गए। सर्किट हाउस में जो तेल का लैंप जल रहा था उसकी दीप्ति ऐसी लगी मानो कभी उतना प्रकाश न देखा हो। यानी जो वहाँ पर कंदील जल रहा थे, दीपक जल रहा था, लैंप लैंप उस समय में कंदील था, कंदील कोई लैंप था, ऐसा ऐसा मुझे बनाना ही नहीं आता, खैर छोड़ो। और उसके थोड़ी देर में सदिया पहुंच गए। सर्किट हाउस में जो तेल का लैंप जल रहा था उसकी दीप्ति ऐसी लगी मानो कभी उतना प्रकाश न देखा हो। यानी ज़्यादा प्रकाश था। साथ ही उस ठीक ठिकाने कमरे में दिन भर के जंगल के दृश्य मानो स्वप्न की तरह खो गए। वैसे ही बहिष्कृत हो गए जैसे फिरंगी पॉलिटिकल एजेंटों के दफ्तरों से और वनवासी फरियादी ताड़ित कर दिए जाते होंगे। लेकिन यायावर के मन में जो जंगल की पुकार गूंजती है उसे सर्किट हाउस के कमरे की दीवार नहीं रोक सकती। यानी जो लेखक के मन में जंगल की पुकार गूंजती है वह उस सर्किट हाउस की दीवारें भी उस पुकार को रोक नहीं सकते थे। सदिया का प्रदेश कामरूप के इतिहास के रूप में कई स्मारक अपने गहन वनों में छिपाए हैं। कुछ की झांकी जब जब मिलती रही है, कुछ कभी देखे जा सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल ही लुप्त हो गए हैं। सदिया भी प्राचीन सुटिया राज्य का अवशेष है। यानी सदिया यह किस राज्य का अवशेष है? तो सुटिया राज्य का अवशेष। सदिया यह सुटिया राज्य का अवशेष है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। जो स्वयं कदाचित महाभारतकालीन राजा भीष्मक के वंश के ह्रास के बाद खड़ा हुआ। यानी जो सुटिया राज्य जो है वह किस राज्य के वंश के ह्रास के बाद खड़ा हुआ? तो भिक्षक राज्य के महाभारतकालीन जो भिक्षक राजवंश था उस वंश के ह्रास के बाद खड़ा हुआ। कौन सा राज्य? सुटिया राज्य, याद रखिए। प्राचीन इतिहास के शोध में यहाँ जाना अनावश्यक है, किंतु सुदिया की उत्पत्ति मनोरंजक है। यानी सुदिया की जो उत्पत्ति है वह क्या है? मनोरंजक है, भयानक नहीं है। कथा है कि भीष्मक का एक वंशधर वीरपाल अथवा बीरबल, यानी एक कथा है, लेखक कहते हैं कि एक कथा है, एक आख्यायिका है, एक कहावत है। भीमशक का एक वंशज जिसका नाम क्या था? वीरपाल है अथवा बीरबल, सेनागिरी का राजा था। उसकी रूपवती ने पुत्र लाभ के लिए कुबेर की स्तुति की। यानी किसके? वीरपाल की पत्नी ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी स्तुति की थी? कुबेर की स्तुति की थी। कुबेर एक दिन उसके पति का रूप धारण कर रूपवती के पास आए। यानी कुबेर जो है एक दिन उस रूपवती के पति का रूप धारण किया और उसके पास गए। रूपवती ने उन्हें नहीं पहचाना और उसके साथ रमन किया। यानी उस कुबेर को रूपवती ने नहीं पहचाना, उसको पति समझा और उसके साथ हो गए सहवास हो गया। अनंतर वीरपाल को कुबेर ने सोए में दर्शन देकर आदेश दिया। यानी फिर वीरपाल को कुबेर ने स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और आदेश दिया कि एक वृक्ष विशेष के नीचे जाए। यानी एक वृक्ष विशेष के नीचे जा देखे, वहाँ जो कुछ उसे मिले उसे पूज्य मानकर ग्रहण करे। वीरपाल वृक्ष के नीचे गया। वहाँ उसे एक तलवार, एक ढाल और ढाल से ढकी हुई सोने की बिल्ली मिली। कालांतर में रूपवती ने पुत्र प्रसव किया जिसका नाम गौरी नारायण रखा गया। यानी फिर रूपवती को आगे चलकर पुत्र हुआ, बेटा हुआ, तो उसका नाम क्या रखा? गौरी नारायण रखा, याद रखिए। यही कुबेर पुत्र गौरी नारायण वीरपाल के बाद राजा हुए। यानी यह वीरपाल के बाद यही जो कुबेर पुत्र थे गौरी नारायण, यही वीरपाल के मृत्यु के बाद वहाँ के राजा हुए और रत्नध्वजपाल के विरुद्ध से प्रसिद्ध हुआ। असमिया भाषा की एक बुरंजी यानी असमिया भाषा की एक बुरंजी हस्तलिखित इतिहास ग्रंथ से विदित होता है कि उसने शक संवत 1146 ईस्वी सन से 1244 ईस्वी सन में राज्य ग्रहण किया। किसने?
किसने राज्य ग्रहण किया 1244 में? गौरी नारायण ने, याद रखिए। रत्नध्वज ने राजा भद्रसेन को परास्त करके, यानी रत्नध्वज ने राजा भद्रसेन को परास्त किया, पराभूत किया, एक नया नगर बसाया जिसका नाम रत्नपुर रखा। यानी रत्नध्वज ने नया नगर बसाया, उसका नाम क्या क्या रखा? तो रत्नपुर रखा, याद रखिए। उसके पराक्रम ने उसके राज्य का बहुत विस्तार किया। बुरंजी के अनुसार बंगला के सुल्तान जलाउद्दीन मसूद मलिक जानी से उसने मैत्री स्थापित की और सुल्तान ने उसे समय समय पर गंगा जल भेजना स्वीकार किया और बदले में परशुराम का कुंड पानी चाहा। यानी जो है गंगा जल भेजना स्वीकार किया किसने? सुल्तान ने उसे समय समय पर, यानी सुल्तान ने जो है उसे समय समय पर, किसको? जलाउद्दीन को समय समय पर गंगा जल भेजना स्वीकार किया और बदले में परशुराम का पानी चाहा, यानी परशुराम कुंड का पानी मांगा। रत्नध्वज का एक पुत्र उस समय बंगाल में गोंडेश्वरी राजा के पास शिक्षा के लिए रहता था, यानी गोंडेश्वरी राजा के पास शिक्षा के लिए जाता था। कौन? रत्नध्वज का पुत्र। इस कुमार की बंगाली में मृत्यु हो गई, यानी इस गोंडेश्वरी की मृत्यु जो है वह बंगाल में हुई। सुटिया राजाओं की दाह संस्कार विधि से अभिज्ञ होने के कारण गोंडेश्वर ने कुमार का शव उसके पिता के पास भेजने का निश्चय किया। रत्नध्वज तब लोहित के तट पर सिंधु क्षेत्र में नया महल बनवा रहा था। यही सिंधु क्षेत्र में कुमार का शव उसे दिया गया और इसी घटना के कारण उस स्थान का नाम सदिया, जहाँ शव दिया गया, यानी जहाँ शव दिया गया उसीलिए उस प्रांत का नाम सदिया रखा गया। तब से यही नाम प्रचलित है। वर्तमान देवरिया सुटिया जाति के लोग अपने को क्षत्रिय बताते हैं, यानी वर्तमान समय में जो सुटिया जाति के लोग हैं वह अपने को क्षत्रिय बताते हैं। संभव है कि सुटिया भी क्षत्रिय से बना हो, यानी संभव ऐसा माना जाता है सुटिया जो क्षेत्र था वह भी क्षत्रिय लोगों से बना हो। जो हो उसकी भाषा हिंदी संस्कृत शब्द प्रभुत है, यानी सुटिया क्षेत्र की जो भाषा है वह कौन सी है? तो हिंदी संस्कृत शब्द प्रभुत है, याद रखिए। और बुरंजी में लिखा है कि जब सुटिया बर्मा से असम आए तब केवल उन्हीं के पास लिपि थी, यानी केवल जब बुरंजी जो है, ऐसा बुरंजी में लिखा हुआ है, सुटिया बर्मा आए थे, बर्मा आने के बाद केवल उनके पास लिपि थी, जिसमें सिद्ध होता है कि यह जाति साक्षर और संस्कृत थी। यानी लिपि थी कि इसका मतलब वह साक्षर थे, निराक्षर नहीं थे। तब भी देवरिया जाति उच्च जाति मानी जाती है, यानी देवरिया जाति जो है उच्च जाति मानी जाती है। कहाँ की? सुटिया की। और उसके घरों में हर कोई प्रवेश भी नहीं कर पा सकता। सुटिया राजा तांत्रिक थे, यानी सुटिया राजा तांत्रिक थे और उसके बनाए हुए ताम्रेश्वरी देवी के मंदिर के अवशिष्ट अब भी सदिया के उत्तर में पाए जाते हैं। सुटिया का राज्य जो था वह तांत्रिक थे और उसके बनाए हुए जो, तो यानी सुटिया के राज्य में राजा ने किस देवी का मंदिर बनाया था? तो ताम्रेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था। मंदिर के अवशिष्ट अब भी सदिया के उत्तर में पाए जाते हैं। सन 1848 में एक अंग्रेज यात्री ने यह मंदिर देखा था, यानी ताम्रेश्वरी देवी का मंदिर सन 1848 में एक अंग्रेज यात्री ने देखा था। उसका तांबे का कलश तब टूटकर अलग पड़ा हुआ था, यानी तांबे का कलश था, याद रखिए। अब यह प्रदेश जंगल ने ली लिया है। अनुमान किया जाता है कि पहले ब्रह्मपुत्र की धारा यही बहती थी। उसका पाठ क्रमशः दक्षिण को हटता गया और जल दुर्गम होने से उत्तरी प्रदेश उजड़ते गए। कालांतर में अहोम आक्रमणों से परास्त होने पर सुटिया का वैभव मिट ही गया। तब से उत्तरी प्रदेश जंगल के आक्रमण को भी न रोक सके और डूब गए। असम में अन्यत्र कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। 21 पन्ने पर हम आ गए हैं। जितना हो सके उतना आज तो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी रचना है। गाड़ी तिनसुकिया तक नहीं पहुंची। डुमडुमा से कुछ आगे बैटरी की शक्ति समाप्त हो गई, यानी बैटरी का चार्ज जो है उतर गया। किसके आगे? तिनसुकिया के आगे चल नहीं सकी। इंजन बंद हो गया।
डायनेमी सफाई आदि करके जो काम चलाऊ प्रयोग किए जा सकते थे किए, पर व्यर्थ, यानी जो भी प्राथमिक उपचार करने थे गाड़ी पर वह किए, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। अंत में एक अमेरिकी ट्रक के पीछे जूत कर घिसटते हुए तिनसुकिया पहुंचे, यानी एक अमेरिकी ट्रक आया था, उसके पीछे उसको एक डोर से बांधकर उसके पीछे घसीटते हुए तिनसुकिया तक पहुंचे, जहां 3-4 गाड़ी ठीक ठाक कराने में लग गए, यानी 3-4 दिन जो है वहाँ गाड़ी ठीक कराने में लग गए। किसमें? तिनसुकिया में। तिनसुकिया रेल का जंक्शन है, यानी तिनसुकिया यह कहाँ है? तो तिनसुकिया रेल का जंक्शन है, जहाँ से एक लाइन तो सीधी सेखुआ घाट चली गई है। एक और पूर्व को मोड़कर डिंगबई के तेल क्षेत्र को पार करके मारगटीरा और लेडो जाती है, जहाँ से बर्मा चीन वाली सड़क का आरंभ होता है। प्रस्तुत प्रसंग में उस क्षेत्र का वर्णन अनावश्यक है। यूँ तो यह यात्रा विशेष यहाँ से आगे प्रासंगिक अप्रासंगिक हो जाती, क्योंकि तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ और डिब्रू डिब्रूगढ़ लौटकर यायावर ने अपना कार्यसूत्र फिर पकड़ा, और जैसे तरुवासी एक प्रकार की मकड़ी अपने झूलते सूत्र के सहारे पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर झूलती है, वैसे ही उसके सहारे क्रमशः अपने केंद्र शीलड़ जा पहुंचा, जहां से फिर नया अभियान आरंभ हुआ। किंतु एकाधिक किस्तों में ही सही परशुराम कुंड से उत्तर पश्चिम की यात्रा धीरे धीरे अग्रसर होती ही रही, और यहाँ दफ्तर आदि गौण बातों को छोड़कर भटकने के लिए मुख्य विषय को ही लिए रहना ही अभिष्ट है। अभी यहाँ से शिवसागर बांग्ला में ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ। बांग्ला में यानी बांग्ला में श और श सबका जैसे श उच्चारण होता है, यानी बांग्ला में ये स वर्ण, उसके बाद ये ऐसा श वर्ण, उसके बाद ये ऐसा श वर्ण, इसका उच्चारण बांग्ला भाषा में श ही होता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। वैसे आसमिया भाषा में ह हो जाते हैं, यानी आसमिया में, यानी ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा, एक मिनट, ऐसा स दिया जाएगा, ऐसा श दिया जाएगा, और ये ऐसा श दिया जाएगा, तो इसका आसमिया में क्या कौन सा वर्ण हो जाता है? तो आसमिया में ह वर्ण हो जाता है, याद रखिए, ह हो जाते हैं, इसलिए शिवसागर भी ह्यूहागर हो जाता है, यानी शिवसागर भी ह्यूहागर हो जाता है, उच्चारित होता है। यदि भी अंग्रेजी लेखन उच्चारण सिम्बा सागर के प्रभाव से वैसा उच्चारण असमियों में भी बढ़ता रहा है। यह बस्ती एक बड़े ताल के किनारे बसी है, जो अहोम राजत्व काल में बना था, और इसलिए एक अजरज माना जाता है कि उसका तल आसपास के प्रदेश से लगभग 30 फुट ऊंचा है, फिर भी ताल सदा भरा रहता है, बल्कि उसका तेल भी लगभग एक सा रहता है। इसी सागर के किनारे 3 मंदिर है, और यहाँ से जोरहट के रास्ते पर रुद्र सागर और जय सागर के किनारे अन्य मंदिर और महल भी है। शिव सिंह और रुद्र सिंह प्रतापी अहोम राजा थे, यानी याद रखिए, शिव सिंह और रुद्र सिंह यह प्रतापी अहोम राजा थे। और जयमती एक वीर नारी जिसका नाम आसम का बच्चा जानता है, यानी आसम की एक वीर नारी थी, उसका नाम क्या है? ओरज यमती, यानी ओरज यमती इसका नाम है, याद रखिए, और आसम का बच्चा इसका नाम जानता है, और जिसका चरित आसमियों को उत्कृष्ट देश प्रेम का पाठ सिखाता है, यानी उत्कृष्ट देश प्रेम का पाठ किसका चरित्र आसमियों को सिखाता है? तो औरज यमती का चरित्र सिखाता है, याद रखिए। जोरहाट नौगांव गुवाहाटी वास्तव में गुवाहाटी है, यानी गुवाहाटी का वास्तव में नाम क्या है? तो गुवाहाटी है। आसमिया सुपारी गुआ फल की प्रसिद्ध प्राचीन हाट है, यानी आसमिया जो है सुपारी गुआ फल की प्रसिद्ध
प्राचीन हाट। यह आसमिया कामरूपी राज्य की राजधानी है, यानी आसमिया यह कामरूप राज्य की राजधानी है। प्रमुख व्यापार केंद्र तो रही ही, इसके अतिरिक्त नीलाचल पर स्थित कामाख्या देवी के मंदिर के कारण इसकी कृति और भी फैल गई। आसमिया लोगों तो निराकारोपासक वैष्णव है, यानी आसमिया लोग जो है वो निराकार उपासक है, निराकार उपासक वैष्णव है। पर कामाख्या के दर्शन के लिए हजारों बंगाली प्रतिवर्ष आते हैं, यानी असमिया में कामाख्या देवी का मंदिर है। दर्शनार्थियों को देखकर पंडों का जो झुंड उन पर टूटता है, वह बंगला शब्दों की ध्वनि पढ़ते ही सत भइयों की तरह सुख मुख उत्साह प्रदर्शित करने लगता है, किंतु अन्य भाषाओं को सुनकर अप्रतिभ होकर प्राय कहता है, अरे अरे येरा तो बंगली नहीं, यानी ये बंगाली भाषा, अरे ये तो बंगाली नहीं है। और आसमिया भाषा सुनकर तो पंडा व्रंत वैसा ही सिंहत हो जाता है जैसे प्रभात के समय का छोटा उल्लू। अभी यहाँ से अगला पड़ाव है, वह है मध्य असम से पंजाब। मध्य असम से पंजाब के क्या क्या अनुभव है लेखक को, वह भी लेखक यहाँ पर बताते हैं। यायावर को आज्ञा मिली कि 5 गाड़ियों का कानवाई लेकर असम से पंजाब जाए। असम से उसकी छोटी सी टोली को स्थानांतरित किया जा रहा था और भविष्य में उसका कार्यक्षेत्र पंजाब और सीमा प्रांत में होगा। यूँ तो तैयारियां सभी तरह की होती हैं, पर उसमें कानवाई की तैयारी का एक विशिष्ट स्थान होता है। ठीक वैसे ही जैसे बुखारों में जूड़ी बुखार का इतना कहकर सब उसने विशेष वर्णन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आखिर तो वह तैयारी ही है, न स्वयं अभियान तो नहीं। अप्रैल के एक गीले दिन भोर होते ही लाद चला बंजारा, यानी वह अप्रैल के एक गीले दिन, यानी अप्रैल के एक दिन बारिश हुई और उस दिन जो है सब कुछ जो सामान है वो लाद कर चला गया। अभी झूठ फूटा था, वर्षा के कारण और भी फीका यायावर मन स्तब्ध था। उसके लिए सब रैन बसेरे है, कहीं यात्रांत तो ही नहीं, इसलिए कहीं से चलने पर उसका उदास होना निरर्थक है, किंतु किसी पड़ाव पर जो शांति और स्नेह मिल जाता, उसका आकर्षण तो बना ही रहता रहे। मगर राह पर आज जो मिला उसे आज की लब्धि नहीं कल का पाथेय मनाना होगा और चलना होगा। चल यायावर चल, जहाँ भी कोई चला जाए वही कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। कल का पार्थिव मिला है तो कृतज्ञ हो, प्रणाम कर और आगे बढ़। शिल्लड़ के पहले उत्तर की चीड़ की घाटियों से निकलकर बड़ा पानी नदी पार करके जब खुली हरियाली की पहाड़ियों में बजरी की सड़क लहराने लगी, तब कहीं जाकर यायावर का मन चेता और चेत कर आगे को उन्मुक्त हो गया। गुवाहाटी पार करके नीलाचल की छाया में होते हुए कानवाई पलाशबाड़ी जा निकला, जो आसमिया रेशम की बड़ी मंडी है, और फिर दाहिने को ब्रह्मपुत्र और बाएं को खसिया पर्वत से लगी हुई गारो पर्वत श्रेणी रखते हुए बढ़कर ग्वालपाड़ा जा रुका। यहीं से कुछ आगे जोगी गुफा का घाट है, जहां नाव पर लाद कर गाड़ियां ब्रह्मपुत्र के पार उतारी जाएगी और कुछ बिहारी का रास्ता पकड़ेगी। रात ग्वालपाड़ा में ब्रह्मपुत्र के किनारे एक टीले पर बने हुए बंगले में काटी और सवेरे जोगी गुफा पार जा पहुँचे। जोगी गुफा नाम का इतिहास है, यानी जोगी गुफा नाम का भी एक इतिहास है, लेखक बताते हैं, देखते हैं हम। आसपास का वन प्रदेश यांत्रिकों की साधना का क्षेत्र था, यानी जो जोगी गुफा था, जोगी गुफा के इतिहास में ऐसे बताया जाता है कि आसपास, यानी जोगी गुफा के आसपास का जो प्रदेश है वह तांत्रिकों का प्रदेश था, उसमें तांत्रिक रहते थे और यहाँ उसकी अनेक गुफाएं हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि 13वीं शती के आरंभ में जब तुर्कों ने बिहार से बढ़कर कामरूप पर आक्रमण किया, तब इन्हीं गुफाओं से रहने वाले तांत्रिकों ने आभिचार से उसकी पराजय हुई। इस प्रसिद्धि का ऐतिहासिकता का कोई दावा नहीं, इतना अवश्य है कि
ब्रह्मपुत्रा के दाहिने तट पर बसी तत्कालीन राजधानी पर अधिकार करके जब मलिक उज़्बक नदी की बाढ़ से बचने के लिए बाएं किनारे की पहाड़ियों से लगे लगे नदी के प्रवाह की ओर उतरने लगा, तब गारो पहाड़ियों की तलहटियों में ही उसकी उसकी सेना भटक गई। तुर्क इतिहासकार मिनहल ने मलिक उज़्बक के अभियान का वर्णन करते हुए, यानी जो तुर्क का इतिहासकार था उसका नाम क्या दिया है, तो तुर्क के इतिहासकार का नाम दिया है मिन्हज मलिक ने उज़्बक के अभियान का वर्णन करते हुए लिखा है कि देश में कृषि की उन्नति और संपन्न अवस्था देखकर मलिक उज़्बक ने अन्न भर रखना आवश्यक नहीं समझा था। जब चैत की कटनी का समय आया तब राजा और सारी प्रजा ने विद्रोह कर लिया और सब बांध कर खोल दिए। मलिक उज़्बक और उसकी सेना असमर्थ हो गई और भूखे मरने लगी। तब उसने पीछे हटने का निश्चय किया। समतल प्रदेश में पानी भरा था और हिंदू बसते थे। अंततः मुसलमानों ने एक पथदर्शक को लेकर पहाड़ों की तलहटी से होकर जाने की सोची, किंतु कुछ पड़ाव जाकर वे संकरी पगड़ियों और घाटियों में खो गए। सहसा सामने और पीछे से हिंदुओं ने आक्रमण किया। एक तंग घाटी में सामने हाथियों की लड़ाई हुई। मुसलमान सेना के पैर उखड़ गए और हिंदू मुसलमान गुंथम गुंथा हो गए। तभी हाथी पर सवार मलिक उज़्बक के तीर लगा वह गिरा और बंदी बना लिया गया। फिर उसके परिवार के सब लोग और सारी सेना बंदी बना ली गई। यह दुर्घटना चाहे तांत्रिकों के प्रताप से हुई हो चाहे नहीं, उसमें संदेह नहीं कि घाटी में से जाती हुई सेना पर आक्रमण आसपास की पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी सफलता के साथ किया जा सकता है और संभवतः किया गया हो। तभी तो उज़्बक की सेना सहसा आगे पीछे से आक्रांत होकर परास्त हो गई होगी। तो आज जो है यहाँ पर हम रुकते हैं और बाकी इसके आगे का भाग जो है आर्य यायावर रहेगा याद का, आगे देखते हैं। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में वर्तमान में इकाई 6 उपन्यास यह भी प्रारंभ है। उसमें तमस उपन्यास चल रहा है, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है मुझे। तो यह मैं आर्य यायावर रहेगा याद यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। क्योंकि शाम को वो और सुबह तक, क्योंकि दिन में 2-3 वीडियो आते रहेंगे और यही टारगेट रहेगा कि दिसंबर नेट परीक्षा के होने से पहले ही हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो। इसका यह हमारा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ हो तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।